हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवेश अकबर एंड आज हम पढ़ेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और ये कितना इंटरेस्टिंग है या मुश्किल है या आसान है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है बायो स्टैटिस्टिक्स। और आज से स्लाइड बाय स्लाइड हम पढ़ेंगे कि भाई इसका क्या रोल है, नर्सिंग में क्या रोल है, मेडिकल के हवाले से क्या रोल है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अगर हम बायो निकाल दें तो स्टेटिस्टिक्स आपने ज़रूर सुना होगा, तो इस्तेमाल होता है। अब स्टेटिस्टिक्स का मतलब ये है हिसाब किताब करना, जो कि अभी हम आहिस्ते आहिस्ते स्लाइड्स में डिस्कस करते जाएंगे। स्टेटिस्टिक ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें स्टेटिस्टिक्स हैं, बायो स्टेटिस्टिक्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है, रोल क्या है इसका नर्सिंग में, रिसर्च में, मेडिकल में या डेली लाइफ में हमारा क्या रोल है। हाइपोथेसिस के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई बायोस्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस क्या होता है, और नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, डेटा क्या है, डेटा के कितने टाइप्स हैं, या उसके अलावा वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो बायो स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि हमारा जो बायो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स के। अब स्टैटिस्टिक्स मतलब से ही आप समझ जाएंगे हिसाब किताब। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन। स्टेटिस्टिक्स जो होता है मतलब कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज तरीके के साथ रखना, समराइज करना और एनालाइसिस करना। हमने डेटा को कलेक्ट किया। अब स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे बायो स्टेटिस्टिक्स पे। मिसाल दो, एक कंपनी है, उसके 5 प्रोडक्ट्स हैं। कोई शूज है, कुर्सी है, टेबल है, ऐसे और भी हैं कुछ चीजें। अब जैसे कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो मेडिकल में इस्तेमाल नहीं होता, ये मेडिकल के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब में इस्तेमाल होता है और रिलेटेड है बायो स्टेटिस्टिक्स के। पहले हम इसको समझते हैं, इसके बाद आप लिंक करेंगे बायो से तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो 5 प्रोडक्ट है कंपनी के। कंपनी एक इलाका है, मिसाल तौर कराची का गुलिस्तान जौहर है, वहां पर उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम अपना स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, हिसाब किताब देखते हैं कि भाई हमारा कितनी सेल हुई, कितनी इनकम हुई, और कौन सी प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज्यादा हमने सेल की हुई है। वो इन्होंने सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 प्रोडक्ट थे उनकी ये डेटा कलेक्शन करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, हर किसी को अलग अलग लिखेंगे। मिसाल दो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट्स के अंदर मिसाल दो शूज है, कुर्सी है, टेबल है, दो अलग से हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में कुर्सी को अलग कर दिया, टेबल को अलग कर दिया, उसमें नीचे लिखा कि भाई कुर्सियां जो है ना 2 महीनों में इतनी सेल हुई है, टेबल इतने सेल हुए हैं। और फिर उसको समराइज किया। समराइज मतलब एवरेज निकाला कि भाई इस मंथ में एवरेज सेल इतनी हुई है। फिर आखिर में एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके, फिर रिजल्ट निकाला कि भाई इस मंथ में बहुत ज्यादा सेल हुई है। महीने साल के 3 महीने, जैसे सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में बहुत ज्यादा शूज बिकते हैं या जैकेट्स बिकती हैं, तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं। तो उन्होंने इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया कि भाई इस मंथ में बहुत ज्यादा सेल हुई है। ऐसे ही हम लोग जब बीमारियों को कलेक्ट करते हैं, बीमारियों के डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई कितने मेल हैं, फीमेल हैं, चिल्ड्रेन हैं, या बीमारी कौन सी है। उसके बाद उसको समराइज करते हैं ग्राफ के अंदर। फिर जो है आगे चल के हम जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो इसको फिर हम कहेंगे बायोस्टेटिस्टिक्स। पहले ये इसको हम समझ लें। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर जैसे ही हम कलेक्शन करेंगे, आखिर में फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, वैसे ही हम लोग बायोस्टेटिस्टिक्स में इंसानों की बायोलॉजिकली, मेडिकली, हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, समराइज करते हैं। समराइज का मतलब और भी शॉर्ट करके ग्राफ की सूरत में लेकर आकर फिर हम करते हैं उनका रिजल्ट, रिजल्ट निकालते हैं, जो कि हम, जिसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन। उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि भाई मिसाल तौर कोई बीमारी है, डेंगू है, बहुत ज़्यादा सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमारे पास आ गई, कितने उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं। उसके बाद हमने जो डिसीजन लेना है, मिसाल तौर हमने देखा कि भाई डेंगू से बचने के लिए डिफरेंट प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो फिर हमने प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया, और रिजल्ट आने के बाद कोई भी रिसर्च होती है तो रिसर्च में बायोस्टेटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि रिसर्च होती ही डेटा पे है।
उसके बाद जो है बीमारी की डेटा हो गई, लोगों की डेटा हो गई भाई, बीमारों की शरह जिसको प्रिवेलेंस कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके उन पे रिजल्ट बनाने के लिए बायोस्टेटिस्टिक्स हमें काम आता है। द टूल्स ऑफ स्टेटिस्टिकल, अच्छा ये इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आ गया, एम्प्लॉयड इन मैनी फील्ड्स, बिजनेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, ये स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है। बाकी अब बायो स्टेटिस्टिक्स का मतलब ही ये है, दूसरी स्लाइड्स पे अगर हम आ रहे हैं, बायो का मतलब है लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, उन सबका अगर रिसर्च किया जाएगा, सबका मतलब ह्यूमन हो गया, ह्यूमन का अगर हम कोई डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे बायोस्टेटिस्टिक्स। अगर नॉन लिविंग चीजें होंगी तो उसको क्या कहेंगे, स्टेटिस्टिक्स। बहुत ही सिंपल है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि चीजों को जितना मुश्किल आप समझेंगे तो वैसे ही वो मुश्किल होते जाएंगे, और अगर चीजों को आप सिंपल जो है करते जाएंगे तो चीजें सिंपल होती जाएंगी। एक मर्तबा थोड़ा सा हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज, समराइज और एनालाइज करना। अब आ जाते हैं भाई, डेटा कलेक्शन क्या चीज़ होती है। भाई डेटा कलेक्शन, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोविड 19 का, जो कि कोविड 19 का मतलब ये है कि 2019 में ये बीमारी आई थी, कोविड की बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो गई थी, पूरी दुनिया में फैल गई थी। उसके बाद डिफरेंट रिसर्च होना शुरू हो गई। अब मिसाल दो, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट सिंध, सॉरी प्रोविंस सिंध में कोई डेटा कलेक्शन होती है डिफरेंट हॉस्पिटल से, कोई नर्स या डॉक्टर या जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 200 पेशेंट्स जो हैं, जो एडमिट थे, उनका डेटा लिया। अब डेटा तो कलेक्शन कर लिया, अब हमें क्या पता चले कि भाई डेटा के अंदर कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कौन ज्यादा इफेक्टेड हुए, कौन कम इफेक्टेड हुए, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें डेटा को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ हमें डेटा को पहले अलग अलग क्लासिफिकेशन की जाती है, कैटेगरी बनाई जाती है कि भाई इतने मेल इतने फीमेल, अलग अलग कैटेगरी बना लिया हमने। उसके बाद फिर फर्दर जो है उन पे रिसर्च की जाती है। डेटा हमने कलेक्शन किया भाई, 200 लोगों का कलेक्शन आ गई। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कलेक्टेड, डेटा इन अ क्लियर स्ट्रक्चर सच एज टेबल और चार्ट्स। टेबल और चार्ट्स में हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हम टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, हेल्थ वर्कर्स ऑर्गेनाइज इट इनटू टेबल्स, कैटेगरी नंबर्स ऑफ पेशेंट्स। मेल उसके अंदर थे 120, फीमेल थे 70, और उसके अलावा चिल्ड्रन जो है वो 10 हमारे पास आ गए। तो ये हमारा एक डेटा आ गया 200 के अंदर से। अब ये देखें, हम अगर इसको लिखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर हम इसको टेबल फॉर्म में लेकर आएंगे तो और भी इजी हो जाएगा, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सो कैन यूज, ये हम यूज कर सकते हैं टेबल में, पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बार चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे अब पाई पाई क्या है, बार क्या है, ये भी हमें पढ़ना है। पेशेंट लिस्ट भी लिख सकते हैं। दिस मेक्स द डेटा इजी टू रीड। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज अरेंज करने का मतलब ही ये है कि डेटा को सिंपल तरीके के साथ हमें बताएगा। अभी हम भाई तीसरे पे आ जाते हैं, डेटा समराइजेशन पे। समराइजेशन क्या है भाई, मेकिंग डेटा सिंपल, इसको और भी सिंपल कर लेता है। मिसाल दो, समराइजेशन मींस कन्वर्ट लार्ज डेटा इनटू सिंपल नंबर्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिचुएशन। अब मिसाल तौर हमारे पास जो 120 मेल आ गए थे, तो हम अगर हर किसी मेल की अलग अलग उम्र लिखेंगे, एज लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें लिखना पड़ेगा। तो सिंपल हम एक एवरेज एज निकाल देते हैं, उसके बीच की एज। भाई हमारे पास एज डिफरेंट थी, 20 साल वाले भी थे, 25 वाले से भी थे, 60 साल वाले भी थे, 75 ईयर वाले भी थे पेशेंट्स। तो हमने क्या किया, एक एवरेज बीच वाला एक निकाल दिया कि भाई एवरेज जो लोग थे हमारे पास, जो भी थे मेल, वो 45 ईयर्स वाले थे। फीमेल्स कितने थे उसका अलग से लिखेंगे, वैसे ही मेल का परसेंटेज निकाल दिया, फीमेल का परसेंटेज निकाल दिया। तो हमने क्या किया, डेटा को सिंपल कर लिया। समराइजेशन में क्या होगा, डेटा सिंपल होती जाएगी। फाइनल ये होगा कि डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई हमने डेटा को एनालिसिस करके हमने रिजल्ट बनाना शुरू किया कि भाई कौन ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, कम इफेक्टेड हुआ या क्या हुआ था।
तो डेटा एनालिसिस फाइंडिंग मीनिंग रिजल्ट, भाई इंटरप्रेट करने के बाद रिजल्ट बनाना। Analysis means studying the summarized data to find conclusion or pattern। भाई कंक्लूजन निकालना है, पैटर्न निकालना है हमें कि आखिर फाइनल रिजल्ट क्या है। कोविड इन्फेक्शन इज हायर इन मेल देन फीमेल। जब रिजल्ट हुआ, रिसर्च हुई, तो हमें पता चला कि भाई मेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बनस्बत फीमेल के। मोस्ट पेशेंट्स आर मिडिल एज अडल्ट 40 to 60 ईयर्स। अब जो ज्यादा अफेक्टेड हुए वो कौन से थे? 40 to 60 ईयर वाले थे। रिकवरी रेट इज हायर इन यंगर पेशेंट्स। ये हमारा क्या निकला? देखें, हमारा एक रिजल्ट निकला। वो कैसे रिजल्ट निकला? हमने कंपैरिजन किया, फीमेल को कंपेयर किया मेल के साथ। हमने देखा कि भाई मेल कितने अफेक्टेड हैं, फीमेल कितनी इफेक्टेड है। उसमें ज्यादा फिर हमें पता चला कि भाई मेल इफेक्टेड है। अब ये कौन करता है? ये रिसर्चर करता है बायोस्टेटिस्टिक्स में। जब आगे हम पढ़ेंगे एनालिटिकल कौन सी होती है स्टेटिस्टिक्स, उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे यूज होती है, वो सारे जो है ना रिसर्चर और बायोस्टेटिस्टिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका फाइनल रिजल्ट ये है कि हेल्थ अथॉरिटीज इन सिंध कैन यूज दिस एनालिसिस। जब हम रिसर्च करना फाइनल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? उस पे अमल दरामद कर सकते हैं। मिसाल तौर हमने वो भेज दिया गवर्नमेंट को, एनजीओज को भेज दिया, तो उन्होंने क्या किया? प्लान बनाया बेटर ट्रीटमेंट। उन्होंने डिफरेंट क्लिनिक्स बनाए, आइसोलेशन रूम्स बनाए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स बनाए। कराची में काफ़ी सारे एक्सपो सेंटर में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल टाइप बनाया उन्होंने, जिसमें सिर्फ कोविड वाले मरीज ही दाखिल करते थे। कुछ और अलग से बड़े इन्फेक्शन डिजीज के हॉस्पिटल भी बनाए कि अगर कोविड को कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। तो सारी चीजें फिर उन्होंने क्या किया? बनाना शुरू कर दी। वो तब बनाए जब रिसर्चर ने रिसर्च की। रिसर्च के बाद क्या हुआ कि उन्होंने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट के बाद उन्होंने रिजल्ट ऊपर भेजा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। और ये रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्च करना इतना आसान काम नहीं होता। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट। सबसे पहले ये प्रपोजल बनाया जाता है, वो कैसे बनता है, उसके अंदर कैसे टॉपिक सिलेक्शन होती है, इंट्रोडक्शन कैसे होता है, या उसके बाद लिटरेचर रिव्यू हो गया, या डिफरेंट और भी उसके कंपोनेंट्स हैं। वो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उस पे जो है फर्दर जो है डिस्कशन कर सकते हैं। अभी बात बताने का मकसद ये है कि ये सब कुछ ऐसे आसानी नहीं होता कि जो शाम को हमें ख्याल आ गया और हमने जो है ना डेटा कलेक्शन करना और रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है। प्रपोजल जब हम बनाते हैं किसी भी रिसर्च के हवाले से, या साइनॉप्सिस बनाते हैं, वो अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद ही फिर हम ये डेटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो व्यूअर्स, ये स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे बायोस्टेटिस्टिक्स का मतलब ये है कि देखें, हमने पूरा जो पीछे पढ़ के आगे उसको हमने क्या किया? एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया। टेबल फॉर्म में हमने प्रेजेंट कर लिया तो एक टेबल आ गया, उसमें से सिंपल लिखा हुआ है। एक एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। नीचे वाला जो है वो एक्स एक्सिस होता है जिसमें कैटेगोरिकली डेटा दी जाती है, और ऊपर वाले में जो है ना बराबर में जो है, जिसमें 20, 40, 60, 80 जो है ये नंबर्स हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा जो है ना वो एंट्री होती है। तो एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे मेल फीमेल वाले आप देख रहे हैं, और वर्टिकल जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। डेटा एनालिसिस फाइंडिंग्स मीनिंग रिजल्ट। एक्स एक्सिस कौन सा था? हॉरिजॉन्टल था, जिसके अंदर लिखा हुआ है मेल फीमेल, और वाई एक्सिस वर्टिकल है, जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। 120 मेल हैं, 70 फीमेल हैं, और 10 चिल्ड्रेन हैं। और फर्दर जब हम एनालिसिस और करेंगे तो हमें ये पता चलेगा इसमें कि भाई 120 में से कितने इफेक्टेड, परसेंटेज इफेक्टेड हुए मेल में, कितने फीमेल में हुए, कितने चिल्ड्रन में हुए। जिसके बाद हमें और रिजल्ट मिलता है। तो ये अभी जो है हम पढ़ रहे हैं, ये सुपरफिशियली चीज़ों का है। अभी हम डीपली इस पे जब स्टडी करेंगे तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें। थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं डेटा कलेक्शन के हवाले से, बायोस्टेटिस्टिक्स के हवाले से। तो बायोस्टेटिस्टिक्स क्या है? ये है कलेक्शन। सबसे पहले डेटा को गैदर किया, कलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को हमने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ सेट किया, टेबल के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, जैसे भी। उसके बाद हमने क्या किया? उनकी एवरेज मीन्स निकाली, परसेंटेज निकाली, और भी समराइज करने की कोशिश की कि शॉर्ट हो जाए और चीज़ें एक मतलब फोटो के अंदर ही सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाए। इंटरप्रेट एनालिसिस का मतलब है इंटरप्रेट डेटा करके हमने वो उसी चार्ट के अंदर ही रिजल्ट भी बना दिया।
इसका क्या रोल है रिसर्च में? तो रिसर्च में बहुत बड़ा रोल होता है बायोस्टैटिस्टिक्स का। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, मिसाल दो, केस स्टडी होती है जिसमें नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिसेस देखी जाती है कि भाई नॉलेज कितना है हमारे स्टूडेंट के पास, या हमारे जो आते हैं, रिसर्च जो हो रही है टारगेटेड पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, और कितनी हम सिलेक्ट करते हैं। मिसाल तो नर्सिंग क्या 10 स्कूल हैं, उसमें से हमने एक एक स्कूल में से 20-20 स्टूडेंट ले लिए। अब वो 20 स्टूडेंट्स क्या है, ये बायोस्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है। अब टोटल मिसाल तो 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उसका हमने एक हमने टूल दिया, एक क्वेश्चन दिया, वो हमने फिल कराया। उसके बाद सेशन दिया, मिसाल ब्लड प्रेशर का हमने क्वेश्चन दिया, काफी सारे क्वेश्चन उस पे थे। वो क्वेश्चन फिल कराने के बाद हमने क्या किया, उनको एक सेशन दिया ब्लड प्रेशर का, उसके बाद हमने क्वेश्चन दिया, और पहले वाले को और बाद में वाले को हमने कंपेयर किया। हमने देखा कि सेशन लेने से पहले नॉलेज नहीं था, उसके बाद काफी सारा नॉलेज आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है रिसर्चर बायो स्टेटिस्टिशियंस की मदद से करते हैं, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना, फिर लिखना कि भाई इतने नर्सेज थे और इतने फीमेल थे, इतने मेल थे, और बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड हमें नज़र आई वो फीमेल नज़र आई या मेल नज़र आए, तो ये पूरा हिसाब किताब करने के लिए फिर हमें बायोस्टेटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? क्योंकि रिसर्च में हाइपोथेसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। इट हेल्प्स प्रूव और डिसप्रूव मेडिकल नर्सिंग हाइपोथेसिस। एग्जांपल, डस एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन डायबिटिक पेशेंट्स। भाई सबसे पहले आ जाते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी बुनियाद पे रिसर्च की जाती है। मिसाल तौर हॉस्पिटल्स के अंदर एक इसमें वो मिसाल दिया हुआ भी है हाइपोथेसिस को। अभी मैंने जो आपको बात बताई, फिलहाल आप वहीं तक ही इसको याद रखें, अभी आगे इसकी स्लाइड्स हैं जिसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे हाइपोथेसिस के हवाले से। बायोस्टेटिस्टिशियंस जो क्या करते हैं, प्रिवेलेंस के बारे में हमें पता चलता है। मिसाल तो शुगर है कि 2024 में शुगर के कितने मरीज थे कराची के गुलशन इकबाल में। फिर 25 आया, 25 में इंसिडेंस, जो नए वाले केसेस आएंगे वो इंसिडेंस होंगे। प्रिविलेंस वो होते हैं कि 2023 से लेकर 4 के दरमियान जितने भी शुगर के मरीज आए वो एक प्रिविलेंस हो गए। फिर 25 जब ऐसे स्टार्ट हुआ, नए केसेस आना शुरू हो गए, मिसाल तो 20-25 और केसेस आ गए। मिसाल तो 2024 में 300 केसेस थे भाई। उसके बाद 25 आया, सॉरी 2024 में, हाँ सही, 25 आया, तो 25 में 20 मरीज और बढ़ गए। तो जितने बढ़ते जाएंगे इंसिडेंस रिपोर्ट और बढ़ती जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, डेटा को अगर हम 2024 से लेकर 25 तक दोनों का कंबाइंड डेटा करेंगे तो फिर वो प्रिविलेंस में आ जाएगा। मतलब जितने भी पुराने केसेस हैं वो प्रिविलेंस है, और नए केसेस आते जाएंगे वो इंसिडेंस होता है। इन चीजों को हम समझ सकेंगे कि भाई प्रिविलेंस कैसे निकालते हैं, इंसिडेंस क्या होता है, मॉर्टेलिटी क्या होता है, मौत की शरह, कितनी डेथ हुई है। अच्छा, स्क्रीन को मैंने अभी तक बड़ा नहीं किया है क्यों, कितनी मौतें होती हैं, मॉर्बिलिटी कहते हैं। और सॉरी, मोर्टेलिटी को कहते हैं कि भाई डेथ्स रेशो। मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी की शरह। मेटरनल मोर्टेलिटी मदर की जो है डेथ। इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट होते हैं 1 साल से कम बच्चे वाले, उनकी जो मौतें होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्यों होती हैं, क्या अगर हम इकदामात लें तो हो सकता है कि वो मौतें ना हो। न्यूनेटल 28 से कम वाले जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, उनकी डेथ्स का रेशो निकालना कि भाई अगर पॉपुलेशन हमारे पास 5,000 है, उसमें से न्यूनेटल डेथ्स जो हैं वो 300 है, तो उस पर हिसाब किताब किया जाता है कि भाई 300 में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, या क्या वजूहात हुई थी, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से जो है बायो स्टेटिस्टिशियंस काम आते हैं। तो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन से सैंपल निकालना, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट्स का मतलब इसमें ये है कि भाई पुरानी कोई रिसर्च हो चुकी है, तो बायोस्टेटिक्स वाले ने रिजल्ट जो बनाया वो हमने उसको पढ़ने के बाद जो है ना नई रिसर्च करना शुरू कर दिया। हम क्या हुए, कम्युनिकेट हुए पहले वाली रिसर्च से। एग्जाम्पल शोइंग, अच्छा ऊपर से पढ़ते हैं, कम्युनिकेट फाइंडिंग्स रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज कैन बी शोन क्लियरली यूजिंग ग्राफ टेबलेट्स
टेबल्स एंड परसेंटेज, हमने जो भी रिजल्ट देखे भाई पुराने वाले, तो हम अवेयर हो गए, हमें कम्युनिकेटेड हो गए कि भाई पहले जो रिजल्ट हुई उसमें ये हुआ था। एग्जाम्पल शोइंग इन्फेक्शन रेट्स इन आईसीयू बिफोर एंड आफ्टर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल। भाई देखा गया कि भाई शोइंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, फिर उन्होंने हैंड हाइजीन पे काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद देखा कि अभी बढ़ गया या कम हो गया, बिफोर एंड आफ्टर किया। तो ये वाला रिजल्ट अगर हम पढ़ेंगे, मतलब मुझे कोई इस पर रिसर्च करनी है, मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली, तो मुझे पता चल गया कि भाई इस साल में किसी मुल्क में ऐसी हुई थी जो है रिसर्च, जो उसमें रिजल्ट ये आया हुआ था। अब मैं अपने मुल्क में रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे और क्या क्या फर्दर करना पड़ेगा, तो ये पूरी कम्युनिकेशन हो जाती है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में लेने में मुझे मदद मिलती है कि भाई मैंने अगर उस रिजल्ट देखा अच्छा आया था तो मैं अपने मुल्क में भी कर सकता हूँ जो है, रिसर्च कर सकता हूँ डेटा लेने के लिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे कंट्री में इन्फेक्शन कंट्रोल का रेट हैंड हाइजीन के बाद ज़्यादा है या कम है। जब रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर रिसर्च नहीं हुई है तो, अगर रिसर्च ऑलरेडी हमारे मुल्क में हो चुकी है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च के भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्राइटेरिया होती है, वो रिसर्च में ही जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब इसमें एक नीचे जो है एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। चूजिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बेस्ड ऑन रिसर्च रिजल्ट। मिसाल दो दो ग्रुप्स हैं, एक को हमने पेनाडोल दिया, एक को ब्रूफिन दिया। हमने देखा कि ब्रूफिन वाले को ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हुआ पेन पे। तो चूजिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, हमारा जो बेस्ट ट्रीटमेंट ब्रूफिन आया तो हमने प्लान में उसको लेना शुरू कर दिया, और रिसर्च के बाद हमने बताना शुरू कर दिया कि हमने रिसर्च की थी जिसमें दो मेडिकेशंस थी, तो अच्छा जो इफेक्ट है वो ब्रूफिन का है, तो काइंडली अभी से ब्रूफिन स्टार्ट किया जाए। तो ये जो रिसर्च है इसका रिजल्ट देना या इम्प्लीमेंट कराना, ये एक अलग चीज़ें हैं, और ये बहुत प्रोटोकॉल वाली होती हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, उस पर हम प्रैक्टिकली आए नहीं हैं। अब पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन भाई वो ग्रुप होता है जहाँ से हमें रिसर्च करनी होती है। मिसाल दो, हम हमें रिसर्च करनी है कराची के 10 जो है स्कूल, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन पे हमें रिसर्च करनी है। अब स्टूडेंट्स कौन से वाले हैं भाई? थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी पॉपुलेशन क्या हुई? ये स्कूल्स के अंदर जो थर्ड ईयर वाले जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे हमें रिसर्च करना है, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब उसी में से ही हमें सैंपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि लड़के या गर्ल्स एंड बॉयज या स्टूडेंट्स जो है मिक्स में हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो हम हर किसी का डेटा नहीं ले पाएंगे। हमें क्या होगा कि भाई हर स्कूल में पांच पांच जो है ना सेलेक्ट किए हमने स्टूडेंट्स, या 10 10 सेलेक्ट किए, तो और उनसे हमने डेटा लेना शुरू कर दिया। मिसाल तो हमारा टॉपिक है कि भाई हम स्टडी अवेयरनेस चेक कर रहे हैं सीवीपी लाइन का। सीवीपी लाइन जो आईसीयूज में डलती है, उसकी अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं 3 इयर्स वाले जो है स्टूडेंट्स हैं उनमें से। तो हमने क्या किया, हर एक स्कूल से जहाँ पर 300 400 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से हमने 10 स्टूडेंट्स लिए। ऐसे ही 10 जो है स्कूल्स में से 10 10 स्टूडेंट्स हम लेंगे तो टोटल 100 हो जाएंगे। तो फिर 100 पे ही हम हाइपोथेसिस अपना या वो नॉलेज जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पॉपुलेशन क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जिसपे स्टडी की जाए। और एग्जांपल अच्छा, इसमें एक एग्जांपल दूसरा दिया हुआ है, हमने जो डिस्कस किया वो की और एग्जांपल है। अब इसका एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं। ऑल डायबिटीज पेशेंट्स इन कराची हॉस्पिटल्स कैन बी द पॉपुलेशन ऑफ स्टडी। और जितने भी कराची में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो सारा हमारा पॉपुलेशन है। सैंपल मींस द होल ग्रुप बीइंग स्टडीड। पॉपुलेशन, अच्छा वो जो, अगर हम मिसाल तो पूरे पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो फिर हम उसको पॉपुलेशन पैरामीटर कहेंगे। अगर हम सैंपल में काम कर रहे हैं तो उसको सैंपल और स्टेटिस्टिक्स कहेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल मिसाल था कि ऑल डायबिटीज पेशेंट इन कराची हॉस्पिटल्स कैन बी द पॉपुलेशन, वो हमारे पॉपुलेशन हो सकते हैं और उसी से ही हम सैंपल भी ले सकते हैं। ये एक सिंपल सा मिसाल है इन्होंने दिया हुआ है। सैम्पलिंग, भाई सैम्पलिंग हम आ गए, हम क्या करेंगे, ये जितने भी कराची में हमें नजर आए, सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रॉम द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन।
भाई उसी जो हमारे जो शुगर के मरीज हैं कराची में, उसी में से ही हम जो है अपना सैंपल लेंगे, और वो ही सैंपल रिप्रेजेंट करेगा पूरी पॉपुलेशन को। अब एग्जांपल, इफ अ रिसर्च स्टडीज 100 डायबिटीज पेशेंट्स फ्रॉम वन हॉस्पिटल इन कराची आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, दोज 100 पेशेंट्स आर द सैंपल। सैंपल मीनिंग्स भाई, 1000 एक हॉस्पिटल के अंदर जो है ना, 1000 मरीज ऐसे हैं जिनको शुगर है, सॉरी, जिनको शुगर है। अब उसमें से हम 1000 पे ही नहीं कर पाएंगे जो है रिसर्च, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने उसमें 100 का सैंपल लिया और उसी पे ही हमने फिर अपनी रिसर्च करना शुरू कर लिया। अब मिसाल तौर हमने जो 100 लिए उसमें से हमने दो ग्रुप निकाल दिए, एक को हमने इंसुलिन दिया, दूसरे को टैबलेट दिया, और दोनों का क्या इफेक्ट आया, ये एक बात का रिजल्ट है। लेकिन हमने बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या किया, हमने सैंपल कलेक्ट किया और उसी पे ही हम काम करेंगे, और उसी पे ही उसी जो पूरा पॉपुलेशन है, उस पूरी पॉपुलेशन को उसी सैंपल के रिजल्ट जो है वही उसको रिप्रेजेंट करेगा। A sample statistics is a numerical value concluded from a simple sample of the population. It is used to estimate the population parameter. ये पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टेटिस्टिक्स, इन दोनों का आप नोट कर लें। ये इनका अलग से एक सिस्टम हो सकता है कि हमारा पूरा लेक्चर हो इस पे हम बात करें। हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं, तो हाइपोथेसिस इन बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक गेस आर स्टेटमेंट मेड बिफोर स्टार्टिंग स्टडी। कोई भी स्टडी करने से पहले अपना एक थॉट दिया जाता है कि भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा नजरिया है, क्या मेरा मकसद है। स्टडी करने के बाद अगर मेरा हाइपोथेसिस सही आया, जो कि मैंने सोचा हुआ है, फिर हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। अगर हमारा गलत आया तो फिर हम रिसर्च को छोड़ देंगे और बता देंगे कि भाई इस रिजल्ट का कोई फायदा नहीं है, दूसरा कोई और भी इस पे रिसर्च करके अपना टाइम ज़ाया ना करे। इट प्रेडिक्ट्स a relationship or a difference between two variables, and then data is used to test whether the statement is true or false. रेगुलर हैंड हाइजीन रिड्यूस हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन। इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया रिसर्चर ने कि भाई हर रोज हाथ साफ वॉश करने से मरीजों के अंदर इन्फेक्शन रेट कम होता है। द नर्स कलेक्ट डेटा टू सी द इन्फेक्शन रेट्स डिक्रीज। रिसर्चर के बाद क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगी डेटा की। कलेक्शन करने के बाद पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन, फिर जाके इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अगर हमारा हाइपोथेसिस सही हुआ, मिसाल तो हमने जो सोचा कि हैंड हाइजीन से असर होता है, तो अल्टरनेट सही होगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई हमने कहा कि हैंड हाइजीन करें इन्फेक्शन कम हो जाएगा, उन्होंने हैंड हाइजीन भी किया, इन्फेक्शन कम नहीं हुआ, मतलब कोई असर नहीं हुआ, तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस, ये नजर कम आ रहा है। नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन हैंड हाइजीन एंड प्रैक्टिसेस एंड रिडक्शन ऑफ इन्फेक्शन। ये नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है इसके अंदर। अब रिसर्चर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बाय नल हाइपोथेसिस अगर गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो सही है। देयर इज एन इफेक्ट और अ डिफरेंस, ऐसे इसको लिखेंगे, हैंड हाइजीन रिड्यूस इन्फेक्शन रेट। तो आई होप दैट आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ आया होगा, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, या उसके अलावा हमने जो डिस्कशन पीछे किया वो सारी चीजें। नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसका नो इफेक्ट हो। मिसाल दो, पेन मेडिसिन, ये क्या, पेन मेडिसिन डज नॉट चेंज द पेन लेवल। ठीक है, पेन मेडिसिन दी, उसका कोई असर नहीं आया, जो है चेंज नहीं आया। उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि हमने पेन किलर मेडिसिन दी, असर आ गया। मतलब अगर नल हाइपोथेसिस हमारा आ गया तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पेन मेडिसिन एंड पेन लेवल, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। मतलब कि हमने दवाई दी, कोई फर्क नहीं हुआ, तो नल हाइपोथेसिस को क्या करें, अपने रिजेक्ट कर लेंगे। फिर हमारा आ जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस।
वो बता रहा है पेन मेडिसिन रिड्यूसेस द पेन लेवल। भाई दवाई दी, कम हो गया तो मतलब अफेक्ट हुआ, कुछ असर पड़ा। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन पेन मेडिसिन एंड पेन लेवल। अब आ जाते हैं स्टेटिस्टिक्स में। तो स्टेटिस्टिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और दूसरा हमारे पास इन्फ्रेंशियल होता है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या चीज़ है, इन्फ्रेंशियल क्या चीज़ है, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यही है कि डिस्क्राइब करना। और इन्फ्रेंशियल जो होता है उसमें डिफरेंट टेस्ट लगती है। स्टार्ट में थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई स्टेटिस्टिक्स के दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है और दूसरा इन्फ्रेंशियल है। सॉरी। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। हमने क्लासेस बनाए, उसको हमने डिस्क्राइब किया, हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड को हमने डिस्क्राइब करना है कि डेटा हमारे पास इतना था, उसका मीन ये आया, मीडियन ये आया, मेल फीमेल और बच्चे कितने थे, ओल्ड एज वाले कितने थे, गायनी की कितनी डिजीज थी, इन्फेक्शन डिजीज कितने थे, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं उन सब का। फिर उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन है कि भाई कितनी हद तक वो डेटा और असर हुआ है, कितनी हद तक नहीं हुआ है, ये चीज़ें फर्क देखा जाता है। और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। अगर दो ग्रुप हैं तो उनको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, फर्दर उन पे एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, रिलेशनशिप और रिग्रेशन देखा जाएगा, एसोसिएशन देखी जाएगी उसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जैसे कि अभी हमने बहुत ही ब्रीफली इसको शायद डिस्कस किया, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा, डेटा को डिस्क्राइब करता है, ऑर्गेनाइज और समराइज करता है। दे डू नॉट मेक प्रेडिक्ट्स, इस पे प्रेडिक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट किस पे करेंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे। दे आर एक्सप्लेन व्हाट द डेटा शोज, ये एक्सप्लेन करते हैं कि डेटा के अंदर जो है क्या चीज शो कर रही है। मिसाल तौर व्हाट, व्हेन, हु एंड वेयर। भाई बीमारी कौन सी थी, व्हाट वाज द डिजीज, और उसके अंदर डिजीज के अंदर ज्यादा इफेक्टेड लोग कौन हुए, ओल्ड एज वाले हुए, यंग हुए या फीमेल हुई, ये देखा जाएगा। और उसके बाद वैन का मतलब ये है कि भाई कौन सी गरीबों वाली एरिया है, अमीरों वाली है, ये मिसाल तो स्लम एरिया है या डिफेंस है या गुलशन इकबाल है, तो एरिया का भी बहुत बड़ा असर होता है। या उसके अलावा अगर हम फर्दर चले जाएं तो नवाबशाह है, लाड़काना है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है उनका, तो हमें उन चीज़ों का पता चल जाएगा। और उसके अलावा जो है इसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि एसोसिएशन कौन सी है, किस वजह से ये हुआ है, इसमें हमें सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है। समराइज पेशेंट डेटा, मेकिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ फाइंडिंग्स, एवरेज। भाई डिस्क्राइब में हम चार्ट इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टेबल्स इस्तेमाल करते हैं, आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। मीन का मतलब है एवरेज, बीच का एवरेज, मीडियन बीच की रकम, और मोड का मतलब होता है कितनी मरतबा रिपीट हुआ। रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस पे हम पढ़ेंगे। ये एक थोड़ा ब्रीफ इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। टेबल्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये चीज़ें क्या हैं, ये आगे वाले लेक्चर में अभी हम पढ़ेंगे। और अभी भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सामने आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये बार चार्ट है, बराबर में पाई है, फिर लीनियर है, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम है, नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज सैंपल डेटा टू मेक कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल लेता लिया जाता है, और सैंपल को टेस्ट जिसमें अगर हम करेंगे तो उसको हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यूज फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, कंपेयर ट्रीटमेंट्स, मेकिंग प्रिडिक्शंस, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, हाउ एंड व्हाई। भाई इन्फ्रेंशियल मतलब एनालिटिकल स्टडी जो होती है ये बहुत काम की होती है। उसमें देखा जाता है कि भाई हमारा जो हाइपोथेसिस है या हमने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें कैसे मतलब वजह देखी जाती है, एसोसिएशन कॉज देखा जाता है कि किस वजह से जो है ना वो बीमारी ज्यादा फैली और क्या वजह हो सकती है जिससे हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है
पॉपुलेशन में या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है ना समझ आती है। काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट और कोरिलेशनशिप और रिग्रेशन, ये सारी चीजें इसी के अंदर जो है आ जाती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये वही बात बता रहा है, टी टी टेस्ट हो गया, जी टेस्ट हो गया। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डेटा। डेटा की क्या वो है, एक क्या नाम है, डेटा क्या होती है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे टाइम कितना बचा हुआ है। तो व्यूअर्स, इसको अभी यहाँ पर वाइंड अप कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अवेश अकबर है और मैं नर्सिंग लेक्चरर हूँ। और उसके अलावा फर्दर वाले में डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।